नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर तैयार है हम लोग इंग्लिश के टेस्ट का सॉल्यूशन लेने के लिए, जो आपका संडे को हुआ है 23 मार्च को। ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चंस हम शुरू कर रहे हैं। वही हमारे 25 क्वेश्चन है। प्री का ये आपका क्या है, हमारा प्री वाला है ये। तो 25 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो जरा। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। राइट, दिए गए शब्द का आपको सिनोनिम चूज करना है। वर्ड है जस्ट। जस्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट का मतलब होता है न्यायपूर्ण। जस्ट यानी क्या होता है? न्यायपूर्ण। ठीक है। इसी की नाउन क्या बनती है भाई? इसी की नाउन आपके बनती है जस्टिस। जस्टिस होता है न्याय। जस्टिस क्या होता है? न्याय। अब यहां चार वर्ड, इन चारों वर्ड्स के मीनिंग आप समझिए क्या क्या है। स्टबर्न होता है जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी। आप इसके लिए एक और वर्ड ले सकते हैं, ऑब्स्टिनेट ले सकते हैं। आप इसके लिए ऑब्ड्यूरेट ले सकते हैं। ठीक है। सबका एक ही मतलब होता है, जिद्दी। अच्छे वर्ड है, तीनों ही आते हैं, तो ये इसका सिनोनिम नहीं होगा, आप सबको पता है। कैप्रिसियस होता है जो बार बार बदलता है, चेंजिंग, फिकलिंग, फ्लीटिंग भी कह सकते हो। ठीक है। वोलेटाइल भी कह सकते हो। वोलेटाइल भी क्या होता है? चेंजिंग होता है, बदलता हुआ, बार बार बदलने वाला। इसको आप अस्थिर भी कह दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके डिसीजंस क्या नहीं है, स्थिर नहीं है, वो कैप्रिसियस है। इम्पार्शियल होता है जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, तथा तटस्थ। ये क्या होता है? इम्पार्शियल का मतलब जस्टफुल कह सकते हो, तटस्थ कह सकते हो, जो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है। इसका मतलब वो न्याय की बात करेगा, वो गलत बात करेगा ही नहीं। इस बात को समझना है। ह्यूमेरियस मजाकिया होता है, फनी। ह्यूमेरियस क्या होता है? फनी होता है। अच्छा, फनी और ह्यूमेरियस में भी एक अंतर है। ह्यूमेरियस बहुत ही विटी बात होगी, हाजिर जवाबी, या आप कह सकते हो कैसी बात होगी कि जिसमें यार गजब बात बोली है, मतलब जिसमें कुछ विजडम वाली बात होगी। फनी नॉर्मल है जो आपने बोल दिया। फिर भी जस्ट का सिनोनिम क्या बनेगा? सीधी बात है, हमारा सिनोनिम बनेगा सी, इम्पार्शियल। क्या बनेगा? इम्पार्शियल। दोनों एडजेक्टिव्स है, न्यायपूर्ण, न्याय से भरा हुआ, इम्पार्शियल, तटस्थ। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या बना, ये आप समझ लीजिएगा। राइट। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ऑस्टर आपका वर्ड अगला। ऑस्टर का मतलब क्या निकलता है, जरा आप इस चीज को समझिएगा एक बार। ठीक है ना। इस चीज को हम समझें कि ऑस्टर का मतलब क्या होता है। अब इसमें चार ऑप्शन आ रहे हैं। ऑस्टर का मतलब होता है इजेक्ट करना, बाहर करना, साइड अप कर देना, बाहर निकाल देना। ठीक है। एक मिनट के लिए आप इसको जरा समझिएगा। ऑस्टर का मतलब आपका क्या बनेगा? बाहर कर देना। और अब इसमें आंसर क्या आएगा, बताओ जरा। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार। रिटेंशन, किसी चीज को दोहराव करना, धारण करना। रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को रिटेन करते रहना, बरकरार रखते रहना। मेमोरी रिटेंशन होती है। ठीक है। धारण करना, बरकरार रखना। हायरिंग आप जानते हो, किराए पर लेना। एक्सपल्जन, एक्सपल्ज होता है किसी चीज को एक्सपेल कर देना, बाहर कर देना। आंसर क्या बनेगा इसका? आपका इसका आंसर बनेगा आपका दोस्तों सी। आपका इसमें आंसर बनेगा एक्सपल्जन। राइट। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं जरा इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स। जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं, इनको आपको उनके एंटोनिम्स से क्या करना है? मैच करना है। ये पैटर्न आता है कई बार। अब जरा देखिए, इसमें हम समझते हैं। इजी वर्ड्स है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। अब आप जरा जोड़ो। यील्ड यानी क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है हार मानना। इसका एक मतलब खेती करना भी होता है। यील्ड का एक मतलब क्या होता है? खेती करना होता है। एक मतलब क्या होता है? हार मानना होता है। ठीक है ना। आप जिस पे भी समझ सकें इसको। तो YIELD, यील्ड यानी हार मानना होता है। इसके लिए आप और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आप सकम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। आप इसके लिए कैपिटुलेट यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? कैपिटुलेट यूज कर सकते हैं। राइट। हार मानना। अब हार मानना का जस्ट अपोजिट क्या होगा, आप मुझे बताइए। हार मानना का जस्ट अपोजिट होगा क्या करना? विरोध करना, अड़े रहना। तो इसके लिए एक वर्ड आता है रेजिस्ट। तो आप देखिए, यील्ड का पेयर किससे बनेगा? रेजिस्ट से बनेगा। रेजिस्ट होता है विरोध करना। हालांकि रेजिस्ट हल्का विरोध करना होता है, ध्यान रखना। रेजिस्ट बहुत तगड़ा विरोध करना नहीं होता है। रेजिस्ट का मतलब होता है हल्का विरोध करना। तगड़े विरोध के लिए हम प्रोटेस्ट यूज करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखो, अब फर्स्ट में बी कितने ऑप्शंस में है बताओ। तो ये बहुत ही इजी इसलिए होते हैं क्योंकि आप पहले पॉइंट से आप आंसर बना दोगे। फर्स्ट में बी कौन से ऑप्शन में बताओ जरा इसमें।
जूम यानी क्या होता है? फैलाना। आप फोटोज कैमराज क्या करते हैं? जूम करते हैं। अब फैलाने के लिए सीधा वर्ड क्या आएगा? श्रिंक। श्रिंक क्या होता है? सिकुड़ना। ठीक है, तो ये इसका हो गया। योक, वाई ओके, योक यानी होता है जोड़ना। जनरली इसका मतलब गुलाम करना। योक होता है, बैल देखें, बैलगाड़ी, दोनों बैलों के सर के ऊपर एक जुआ रखा जाता है जिसको जूड़ा कहते हैं, राजस्थानी में जुआ कहते हैं, वो आपका योक है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या बनेगा बताइए जरा? लिबर्टी। लिबर्टी होती है आजादी, और लिबर्टी किसकी आजादी होती है? विचारों की आजादी होती है। अगर इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और लिबर्टी तीनों एक साथ आ रहे हैं तो फिर ध्यान रखना लिबर्टी का मतलब क्या होगा? वैचारिक आजादी होती है। हमारे देश में लिबर्टी बहुत ज्यादा है, आप किसी भी सोशल मीडिया का यूज करके किसी के खिलाफ भी कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये लिबर्टी है। चाइना में लिबर्टी नहीं है, आप वहां फेसबुक का यूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की आलोचना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ नॉर्मल आप प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेताओं को कुछ भी बोल देते हैं, ये लिबर्टी है। ठीक है ना? इंडिपेंडेंस काम करने की आजादी होती है, फ्रीडम गुलामी से आजादी होती है। ओके, इंडिपेंडेंस वर्ड बना है डिपेंडेंस से। तो जोन, जोन का मतलब क्या होता है? एक क्षेत्र जो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, एक ऐसा एरिया जिसको आपने क्या कर दिया है? जोन बना दिया है, मतलब उसको आपने कन्फाइन कर दिया। कन्फाइन होता है जगह सीमित करना। क्या करना? जगह सीमित करना। तो जोन का जस्ट अपोजिट क्या बनेगा भाई? अनबाउंडेड बनेगा। क्या बनेगा? अनबाउंडेड। बाउंडेड होता है जो सीमांकित कर दिया गया है, अनबाउंडेड मतलब खुला, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सीधी बात है, आपका आंसर क्या बनेगा? सेकंड में सी, थर्ड में डी, फोर्थ में ए। आंसर आपके सामने आएगा बी। इज इट क्लियर? 78 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगली लिस्ट वही एंटेनिम्स की लिस्ट है, हमें इसको जोड़ना है, दोनों को हमें साथ में मिलाना है। तो अब देखिए इसमें कैसे बनेगा, जरा इसको कवर करते हैं हम लोग। देखिए झील, झील उत्साह होता है। झील क्या होता है दोस्तों? झील आपका बनता है उत्साह। झील होता है उत्साह, राइट? अब उत्साह का जस्ट उल्टा क्या बनना चाहिए? आप जरा सोचो एक बार 2 मिनट के लिए, उत्साह का जस्ट उल्टा क्या बनेगा? ये कवर करिए आप एक बार। चलो इसके बाद हम चलते हैं आगे। लॉयल वफादार होता है, वफादार का होगा परफिडियस। परफिडियस होता है नमक, नमक हराम, विश्वासघाती, नमक हराम। परफिडियस होता है दगाबाज, धोखेबाज। सेकंड में सी कहां बनेगा बताओ जरा? इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। सेकंड में सी कितने ऑप्शन में बन रहा है? एक ही ऑप्शन है। झील का अपाती होगा। अपाती क्या होती है? उदासीनता। अपाती का मतलब क्या होता है? अपाती का उदासीनता। ठीक है, इसी में जिग, जिग यानी क्या होता है? रास्ते से भटक जाना, चलते चलते एकदम से क्या हो जाना? स्ट्रेट लाइन का कर्व हो जाना। तो इसका सीधा क्या बनेगा? स्ट्रेट। जिग का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? डाइवर्ट, रास्ता भटकना। यीर्न, यीर्न का मतलब होता है चाहना, किस चीज के लिए? बहुत ज्यादा क्रेव। तो यीर्न का क्या बनेगा? लोथ। लोथ होता है नापसंदगी, घृणा, किस चीज को नहीं चाहना या घृणा करना। तो सीधी बात है, आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आपका आंसर बनेगा सी। आप एक बार इसको समझ लीजिए। ओके, परफिडियस क्या होता है? चीट होता है, बिगुल होता है, डिसीवर होता है। ठीक है, तो 79 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये बन रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिख चुके हैं? समझ गए आप इसका मतलब? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए इसमें क्या बनेगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको वो वर्ड ढूंढना है जो करेक्टली या अनकरेक्ट है, जो मतलब इनकरेक्ट है या करेक्ट है। अब चूंकि चारों ऑप्शन क्या दिए गए हैं? चारों ऑप्शन किसके दिए गए हैं? इफिकेसी के दिए गए हैं। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें वो वर्ड ढूंढना है जो क्या है? सही है। तो इफिकेसी बताओ, ये कोई स्पेलिंग नहीं है। इफिकेसी का मतलब बेटर वर्ड क्या होगा? इफिकेसी। ये आपकी किसके लिए आता है? क्षमता के लिए आता है। ठीक है ना? तो आपका सही वर्ड क्या बनेगा? वो आपके सामने है। इज इट क्लियर? अगले पे आप आइए। आपको इनमें करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी वर्ड है वो आपको ढूंढना है। तो जरा देखिए, स्पेलिंग मेलारजिस्ट की स्पेलिंग सही है, स्टेक होल्डर की भी सही है, लॉन्गिट्यूड की भी सही है। परमानेंट की स्पेलिंग बताना जरा मुझे। परमानेंट स्थायी होता है, मेलारजिस्ट होता है जो कहीं पे ढंग से एडजस्ट नहीं हो पाया है, या जो कुपोषित टाइप में भी जो होते हैं उनको भी बोलते हैं। मेलारजिस्ट का मतलब होता है जो आप सामंजस्य नहीं बना पाए। स्टेक होल्डर आप जानते ही हो, स्टेक होल्डर होते हैं शेयर में जिनका अपना हिस्सा होता है। लॉन्गिट्यूड जानते हैं आप, ऊंचाई से रिलेटेड है। परमानेंट में एनी एंटी आएगा,
क्या आएगा, इसके बाद NENT आएगा, तो आंसर आपका क्या बनेगा, परमानेंट बनेगा। इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस वर्ड और फ्रेज। आपको वन वर्ड ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, वन वर्ड ढूंढना है। तो अब इसमें क्या वर्ड आ रहा, देखिए, जेनरियस आर फॉरगिविंग स्पेशली टुवर्ड्स ए राइवल। राइवल क्या होता है, विरोधी, दुश्मन। आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं फॉर आप कह सकते हैं एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। आप इसके लिए यूज कर सकते हैं एनिमी, ठीक है। तो वो आदमी जो किसी के प्रति दयावान है, जो किसी के प्रति क्या है, दयावान है। स्पेशली कब दयावान है, स्पेशली अगर वो दुश्मन है उसके प्रति भी आप क्या है, ठीक है। अब दयावान हो, उदार हो, तो वो व्यक्ति कौन होगा, हमें इस चीज को समझना है। ध्यान दीजिए, पहला वर्ड है रेपेसियस। रेपेसियस का मतलब क्या होता है, रेपेसियस का मतलब होता है लालची। क्या होता है, लालची। रेपेसियस क्रेविंग पर्सन होता है जो पता नहीं क्यों लालच करता है। अच्छा, इसके लिए आप चाहो तो एक वर्ड आता है एवरिसियस। एवरिसियस धन का लालची होता है। फिर एक वर्ड वोरासियस और आता है, ये खाने का लालची होता है, पढ़ने का लालची। और एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है वोरासियस रीडर, तीनों ऑप्शन थे। वोरासियस होता है लालची, खाने का या धन का लालची। एवरिसियस होता है, सॉरी, वोरासियस होता है खाने का लालची या पढ़ने का लालची, जो पढ़ने का उत्सुक है, मतलब गुड सेंस में यू कैन यूज इट। एवरिसियस लालची होता है धन का, रेपेसियस भी लालची होता है, ठीक है ना। ये मतलब इसकी क्रेविंग होती है इसके दिमाग में, रेपेसियस की। श्यूरियंट क्या होता है, श्यूरियंट क्या होता है, इसका मतलब होता है भुक्खड़, बहुत ज्यादा जिसको भूख लग रही है, ठीक है ना। तो ये हंग्री होता है, इसके लिए बेस्ट वर्ड ये है। पेन्यूरियस जानते हो आप, गरीब होता है, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। मैग्नानिमस क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, उदार होता है। ये होता है वो व्यक्ति जो अपने दुश्मनों के प्रति भी क्या रखता है, सहानुभूति रखता है, उनको जरूरत पड़ने पर, ठीक है। भाई आप कहते हैं ना कि अब हमने फेंके हुए सिक्के नहीं लिए बादशाहों से भी, हमने दुश्मनी भी की है तो खैरा खुददारी से की। तो अगर आपने दुश्मनी की है तो खुददारी से, मतलब आपने एक पूरा तरीका निभाया है। उदार, इसमें एक वर्ड आता है लिबरल। लिबरल आदमी वो होता है जो विचारों से उदार होता है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर आपका क्या आएगा, मैग्नानिमस आएगा। मैग्नानिमस, समझ गए। दोनों तीनों वर्ड्स आप देख लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसी में 83 आपके सामने है, सून पासिंग आउट ऑफ ए शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। अब बनाइए इसमें क्या बनेगा, पास आउट यानी, वैसे आपको पता है पास आउट अगर एज ए फ्रेजल वर्ब यूज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका होगा दोस्तों बेहोश हो जाना। क्या हो जाना, बेहोश हो जाना। अब आप इसी में एक चीज समझिए जरा थोड़ा सा, सून पासिंग आउट ऑफ ए शॉर्ट ड्यूरेशन। सून पासिंग आउट, जो जल्दी ही पास आउट होने वाला है, गुजरने वाला है, या बेहोश होने वाला है, या जो बहुत कम ड्यूरेशन का है। फ्लूक क्या होता है, इसको विंडफॉल भी कहते हैं, इसको आप जैकपॉट भी कह सकते हो। ये होता है अचानक भाग्य का बदल जाना, अचानक पैसा आना। आप एकदम से करोड़पति, उसको बोल देना उसका जैकपॉट लग गया है, तो असल में एकदम से करोड़पति बन जाना या पैसे वाला हो जाना, भाग्य का खुल जाना फ्लूक होता है। समझ गए ना, इसका मतलब होता है अचानक भाग्य का खुलने का जो सिचुएशन होता है, अचानक भाग्य का उदय, या मतलब पैसा मिलना, कुल मिला के बात ये। फ्रॉस्टी बाइट क्या होता है, फ्रॉस्टी बाइट होता है जब आप, हमारी बॉडी का कोई पार्ट या कोई भी चीज या कोई अंग या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा किसमें फंस गया, बहुत देर तक फ्रीजिंग में रहा, मतलब जमी हुई जगह पे रहा या बर्फ पे रहा, तो उसका एक कोई अंग है वो काम करना बंद कर देगा। हमारी अंगुलियां, हमारे पार्ट्स की जो चूसती है, उसको फ्रॉस्टी बाइट होते हैं। इसको हिंदी में शीत दंश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, शीत दंश कहते हैं। एक्सटेम्पर, ये एक भाषण का तरीका है। एक्सटेम्पर होता है ए स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, ए स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के दिया गया भाषण क्या होता है आपके, एक्सटेम्पर होता है। इसको हिंदी में औचक भाषण कहते हैं। अचानक, बहुत सारे नेता है जो बिना तैयारी के बोलते हैं, तो वो एक्सटेम्पर है। अच्छा, अब हम भाषणों के लिए अगर जाए ना तो इसके बहुत सारे वर्ड बनते हैं।
इसमें एक वर्ड बनता है फिलिबस्टर। फिलिबस्टर क्या होता है? ए लॉन्ग एंड बोरिंग स्पीच। एसएससी में आए हुए हैं सारे, ध्यान रखना तुम लोग इस चीज को। ए लॉन्ग एंड बोरिंग स्पीच, ठीक है। इसी में एक वर्ड आता है वैलिडिक्टरी, ये होता है फाइनल स्पीच। इसमें एक और वर्ड आता है टायरेट, इसको हैरानजू भी कहते हैं। ये होता है भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषण, ठीक है। ये सारे के सारे स्पीच होते हैं। इवेंसेंट क्या मतलब क्या होता है? इवेंसेंट होता है जो चीज बहुत ही टेम्पररी है, कभी भी गुजर जाने वाला, जो कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी जा सकता है, उस चीज को इवेंसेंट कहते हैं। तो सीधी बात है, ये क्षणिक होता है। क्या होता है ये? आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? मोमेंट्री। इंग्लिश में एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, मोमेंट्री। आप इसके लिए यूज कर लो कैप्रिसियस, जो कभी भी बदल सकता है, चीजों को बदलने वाला। आंसर आएगा डी। एक बार इन वर्ड्स को आप लिख लीजिए, क्या ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर? देख लीजिए आप एक बार इनको, ये आप लिख लीजिए, अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में आते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें आपके सामने आ रहे हैं इडियम्स। क्या आ रहे हैं आपके सामने? इडियम एंड फ्रेजेज है, और ये बहुत ही ऑर्डिनरी इडियम है, बहुत आता है एग्जाम में, आजकल आके पुराना हो गया है एक तरह से कहे तो। ए व्हाइट एलिफेंट। देखो एक चीज और समझना, एलिफेंट पे भी बहुत सारे इडियम्स बनते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे जाऊं तो एक होता है ए पिंक एलिफेंट। क्या होता है? पिंक एलिफेंट। ये होता है डे ड्रीम, सपने, काल्पनिक सपने, कल्पनाएं, दिवा स्वप्न, यूटोपिया। एक होता है एन एलिफेंट इन रूम, एन एलिफेंट इन रूम। इसका मतलब होता है, बड़ा चल रहा है आजकल, एन एलिफेंट इन रूम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी समस्या जिसके लिए बात करने के लिए सब लोग आए हैं, बट उसके अलावा उसको छोड़ के सब बातें कर रहे हैं। आप कभी न्यूज चैनल के वो देखा करो, चर्चाएं देखा होगा आप लोगों ने, वो बैठे हैं देश के विकास या फाइनेंस के लिए, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी को छोड़ के सारी बातें करेंगे वो, मतलब असली मुद्दे को छोड़ देना। एन एलिफेंट इन रूम, ठीक है ना। तो ये होता है डाइवर्ट द इश्यू, ऐसा मुद्दा जिसकी बात नहीं की जा रही। फिलहाल व्हाइट एलिफेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है बहुत ही महंगा। बोलते हैं सफेद हाथी बांध रखा है, तो सफेद हाथी का मतलब ना तो कोई काम का है और उसका कीमत भी ज्यादा है। सफेद हाथी वैसे महंगे होते हैं, एरावत बोलते हैं उसको। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब होगा सफेद हाथी, इसका मतलब कॉस्टली भी है और यूजलेस भी है। अब मान लीजिए हमको ऐसे एक अनपढ़ आदमी, मान लीजिए हमारी फैमिली में है, और उसको हम एक आईफोन 16 गिफ्ट कर दें, जो उसको कुछ नहीं आता, दिन भर बहस सराता है, उसके लिए वो क्या है? कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। वो चीज किसमें आएगी आपके? ए कॉस्टली एंड यूजलेस थिंग। आंसर आपका क्या आएगा? इसको आप लिख लीजिए एक बार जरा। क्लियर है? वर्ड्स आप समझ गए, ए पिंक एलिफेंट, एन एलिफेंट इन रूम। हालांकि एलिफेंट टेस्ट भी होता है, एलिफेंट टास्क भी होता है, वो दोनों भी उसी सेंस में आते हैं आपके दोनों चीजों के लिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप जरा देखिएगा इसमें, तो आंसर आपके सामने हो गया है। 85 क्वेश्चन है, ए डॉग इन चर्च। अब देखो आपको पता लग गया होगा, कुछ इडियम्स देखो दोस्तों ऐसे आते हैं कि आप अगर उनको नहीं जानते हैं तो भी आप कर दोगे सही। चर्च में डॉग का क्या काम? भाई चर्च किसके लिए? इंसानों के लिए है, प्रार्थना करने के लिए। तो बुरा आदमी तो नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि डॉग बुरा है, नहीं, लॉयल पर्सन है ना डॉग। हालांकि लॉयल मानते हैं, लेकिन चर्च का डॉग से भी रिलेशन नहीं बन रहा है। हेल्पफुल पर्सन नहीं। बी ऑप्शन जरा आप पढ़िए, एन अनवांटेड गेस्ट, एक ऐसा आदमी जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वही बात है, तुम्हारे अंगने में मेरा क्या काम है, वो वाली कंडीशन है। तो इसमें क्या आएगा आंसर? एन अनवांटेड गेस्ट। डॉग इन चर्च का मतलब क्या होगा? एन अनवांटेड गेस्ट। डॉग पे बहुत सारे इडियम्स आते हैं भाई, फ्रेजेस बनते हैं। टॉप डॉग, हॉट डॉग, डॉग इन मेंजर, तुमने सुना होगा काफी बार, ठीक है। डॉग ईयर, डॉग लेग। देखो टॉप डॉग होता है किसी भी इंडस्ट्री का टॉप व्यक्ति, जो जिसका उस इंडस्ट्री में नाम है, प्रोमिनेंट पर्सन। अच्छा इसके लिए तुम्हें एक और बेस्ट वर्ड ले लो,
इसके लिए वर्ड आएगा किंग पिन, इसके लिए वर्ड आएगा आपके टाइकून, काफी वर्ड है। हॉट डॉग होता है ए बर्निंग इश्यू, एक बड़ा मुद्दा जो इस वीक या इस महीने चल रहा है। अभी इस वीक चल रहा है, मेरठ में एक मर्डर केस हुआ है, उसकी प्रेमिका ने पत्नी ने पति को मार दिया। अभी ये क्या इस वीक का सबसे बड़ा क्या है? हॉट डॉग है। डॉग इन मैंजर, अच्छा हॉट डॉग खाने का भी होता है, वो तुम्हारा एक अलग मैटर होता है, उसको इससे मत जोड़ना। डॉग इन मैंजर होता है कबाब में हड्डी, जो दूसरों की मौज मस्ती खराब करता है। डॉग इन मैनेजर का मतलब क्या होगा? मैनेजर का कबाब में हड्डी, हु स्पाइल्स अदर्स जॉय या एंजॉयमेंट। इसके लिए हमारे पास एक और वर्ड है किलजॉय। क्या वर्ड है हमारे पास? एक और वर्ड है किलजॉय। डॉग ईयर, ये एक्चुअल में किताबों के लिए आता है, कॉपियों के लिए आता है। कुछ किताबों के कॉपियों के पन्ने मुड़े हुए रहते हैं, कुछ किताबों कॉपियों के पन्ने क्या रहते हैं? ऊपर से मुड़ जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? डॉग ईयर बुक्स कहते हैं, ठीक है ना, मुड़े हुए पन्नों वाली किताब। डॉग लेग होता है जिगजैग, घुमावदार रास्ते। इसके लिए एक और वर्ड आता है मेज। जिगजैग घुमावदार रास्ते, उसके लिए आता है वर्ड ये। तो इसमें आंसर अब बताइए क्या आएगा? ए डॉग इन चर्च। समझ गए आप लोग? ये सारे वर्ड्स एक बार लिख लीजिए आप लोग। अगले पॉइंट पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद इन द अंडरलाइन आर ब्रैकेटेड, part is filled, select the correctly alternative out of the four and indicate by selecting it। मतलब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहना चाह रहा है, 100 बातों की एक बात ही है, कुल मिला के बात, ठीक है। तो पानी पीता हूं, आप लोग देखिए जरा एक बार। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इजी क्वेश्चन है। राम एंड हिज फ्रेंड्स हैव बीन वर्किंग ऑन इट सिंस 2 hours। सिंस 4 का यूज आप जानते हैं, सिंस आएगा, इसके साथ आ ही नहीं सकता, सिंस पीरियड ऑफ टाइम के साथ नहीं आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, सीधी सी बात है। तो इसमें सिंस का तो यूज ही गलत है। फ्रॉम 2 hours हो ही नहीं सकता। सेंटेंस कौन सा है? हैव बीन, तो सिंस 4 ही आएगा। अनटिल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर एक ही है, फॉर 2 hours। सिंस 4 का यूज आप ग्रामर में सब लोग पढ़ते हैं, सर हमें पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। आंसर समझ में आ गया आपका? राम एंड हिज फ्रेंड्स हैव बीन वर्किंग, ये भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, नन ऑफ द सोल्जर्स डिड नॉट सर्वाइव व्हेन ट्रैप्ड इन द ग्लेशियर। ग्लेशियर आप जानते हैं, पानी के जो पहाड़ होते हैं, बर्फ के पहाड़ों के बीच में जो दर्रे होते हैं, उनको ग्लेशियर्स कहा जाता है। पहाड़ जो कि दरकते हैं और कई बार उनसे नदियां भी निकलती है ना। नन ऑफ द सोल्जर्स, अब नन ऑफ आ रहा है, इसका मतलब दिक्कत है, सब्जेक्ट आपने यही बना दिया है। हैड नॉट सर्वाइव्ड होगा नहीं, क्योंकि ये एक पास्ट सिंपल में है, तो ये भी पास्ट सिंपल में होगा। कुड नॉट के साथ एस लगाने की दिक्कत ही नहीं है। डिड नॉट सर्वाइव, ठीक है। अब नन आ रहा है तो यहां नोट नहीं आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव बन गया है। आंसर आपका बनेगा कुड सर्वाइव। जितने भी सोल्जर्स थे उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। जब वो किस में फंसे? ट्रैप यानी होता है जाल में फंसना, फंस जाना। जब वो किस में फंसे? ट्रैप हुए ग्लेशियर के अंदर। तो सीधी बात है, आंसर आपका क्या बनेगा? कुड सर्वाइव बनेगा। इज इट क्लियर? अगला देखिए, अब आपके आ रहे हैं फिलर्स। अब आपके कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। पढ़िए एक बार आप इसको जरा, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है ऑफ द 2 गर्ल्स विल गेट टू परफॉर्म, विल गेट टू परफॉर्म। कोई भी जो लड़कियां हैं जितनी भी, उनमें से कोई भी क्या नहीं करेंगी? परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, या उसके लिए नहीं तैयार नहीं हो पाएंगी। नो आएगा नहीं, नन ऑफ आ सकता था। ऑल ऑफ द 2 गर्ल्स, अब 2 आ रहा तो ऑल 2 के लिए नहीं आता, ऑल 2 से ज्यादा के लिए आता है। 2 के लिए हम सब के अर्थ में बोथ लगाते हैं। बोथ ऑफ और ऑल ऑफ का मतलब यही बनता है, ठीक है ना। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आप कर सकते हो। एवरी एक्चुअल में क्या है? प्रोनाउन नहीं है, ये सिर्फ एडजेक्टिव है। तो एवरी के साथ तो कभी ऑफ लगा ही नहीं सकते। आंसर क्या बनेगा आपका? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, ईच और एवरी में क्या अंतर है? एवरी प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव है। ईच एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है, इस बात को दिमाग में डाल देना। एवरी और ईच में अंतर क्या है बताओ जरा? दोनों का एक ही मतलब है, प्रत्येक। ईच भी 2 या 2 से ज्यादा के लिए आता है, एवरी सिर्फ 2 से ज्यादा के लिए आता है। हालांकि ये नंबर पे डिपेंड करते हैं, संख्या कितनी है जिनकी बात हो रही है, उस हिसाब से ईच और एवरी आएगा। ज्यादा संख्या है, बहुत ज्यादा संख्या है, जिसको हमें गिनना पड़े, ज्यादा गिनना पड़े, उसके लिए क्या आता है? एवरी आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए जरा इसी में। वी कुड सी वाइल्ड एलिफेंट्स बाथिंग इन द रिवर। बाथ समझिएगा एक बार जरा।
नाउन होती है, बेद इसकी वर्ब होती है। बेद इसकी क्या होती है? वर्ब होती है। ये स्नान है, ये नहाना है, स्नान करना है। वी कुड सी वाइल्ड एलिफेंट्स। अब देखो सीधी बात है, नन के बाद नाउन सिंगुलर आएगी, लोट अकेला नहीं होगा, ए लॉट ऑफ होगा, तो पूरा सेंटेंस बनेगा, ए लॉट बनेगा। तो ये तो वैसे गलत हो गया। एनी के बाद आप क्या नहीं लगा सकते? अच्छा, एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, मोस्टली वो तभी होता है जब उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो और उसका मीनिंग निकल रहा हो, चाहे कोई भी, चाहे कुछ भी, चाहे कैसे भी। ठीक है, एनी पर्सन हु वांट्स टू मीट मी कैन कॉन्टेक्ट देयर। कोई भी व्यक्ति चाहे जो भी हो, एनी टाइम यू कॉल मी, जब भी तुम मुझे फोन करते हो किसी भी समय, तब एनी अफर्मेटिव वाक्य में आएगा। वरना एनी बना ही किसके लिए है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए बना है। तो अब सीधी बात है, एनी भी आंसर नहीं आएगा। अफर्मेटिव वाक्य है, नाउन प्लूरल है, तो सीधी बात है सम बचता है। तो प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है? सम आता है। इस बात को दिमाग में डालना है। ठीक है, सम और एनी का डिफरेंस। वाइल्ड एनिफेल्ट समझ गए, इन द रिवर, रिवर आप समझ गए। आंसर आपके सामने आ गया है सम। अगला क्वेश्चन, अब हम पहुंच गए हैं एरर्स पे। हम किस पे पहुंच गए हैं दोस्तों? हम पहुंच रहे हैं एरर के ऊपर। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा। दो से अब वाक्य शुरू कर रहे हैं, हालांकि या यद्यपि। तो उसके बाद या तो यट आएगा या कोमा आएगा। इन्होंने कंजक्शन में क्या लगा दिया? कोमा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो जरा एक बार आप इसको। दो लेपर्ड्स लुक फियरसम। देखो बहुत गजब वर्ड है ये, फियरसम। एक फियरसम होता है, एक फियरफुल होता है। ये भी आपके बड़े काम की चीज है वोकेबुलरी में। फियरसम डरावना होता है, फियरफुल डरा हुआ होता है। तो लेपर्ड काहे को डरा हुआ होगा भाई? वो जंगल में है तो उसका तो पावर है। तो फियरसम इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। दो लेपर्ड लुक्स फियरसम। दो, हालांकि लेपर्ड्स लुक फियरसम। लेपर्ड्स का मतलब होते हैं भगेरे, पैंथर्स, ठीक है ना। क्या लगते हैं हमें? डरावने लगते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? दे अवॉइड ह्यूमन एंड कैन बी ह्यूमन। जरा सोचना, वो एक आदमी को, हालांकि ह्यूमन जब आप बता रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा? आप पूरी प्रजाति की बात कर रहे हो। मतलब एक आदमी को अवॉइड करते हैं, बाकी पूरे को, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं एंड कैन बी ट्रिकी टू स्पॉट, ठीक है ना। एंड कैन बी ट्रिकी टू स्पॉट, और वो उस जगह पर, स्पॉट जानते हो, घटना स्थल जहां उनका एनकाउंटर हो रहा है, सामने मिल रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तो यहां ह्यूमन रॉन्ग है, आपको ह्यूमंस कहना पड़ेगा या ह्यूमंस स्पेसीज कहना पड़ेगा। जो भी है, ह्यूमन वर्ड गलत। ओवरऑल एरर ये है। एंड कैन बी ट्रिकी टू स्पॉट, और वो स्पॉट पे थोड़े से क्या हो सकते हैं? ट्रिकी हो सकते हैं। ट्रिकी होता है उलझने वाला, कंफ्यूजन में या परेशान होने वाला। तो सीधी बात है, आपका आंसर क्या आएगा 90 नंबर क्वेश्चन का? अगला क्वेश्चन आप देखिए। आईब्रो की बात हो रही है, बोहें जो हमारे इस पे होती है। पढ़ो एक बार आप क्वेश्चन को जरा 2 मिनट के लिए। eyebrow movements of a person playing a major role in human communication। ठीक है, eyebrow movements of a person। अब ये भैया प्लेइंग तुम यहां कर रहे हो, तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? कभी भी वर्ब में आईएनजी टेंस में मेन वर्ब के रूप में नहीं आता है, आता तो जिरिंड के रूप में आता है या पार्टिसिपल के रूप में आता है। तो ये तो है ही नहीं, सिचुएशन नहीं बन रही है। जो आईब्रो मूवमेंट्स है एक आदमी के, वो क्या करते हैं? बड़ा रोल निभाते हैं। आपकी आंखें कैसे चल रही है, ये एक बड़ा रोल निभाती है आपके एक्सप्रेशंस में, कम्युनिकेशन को बताने में। तो सीधी बात है, यहां सब्जेक्ट कौन है? आईब्रो मूवमेंट्स ऑफ ए पर्सन, ठीक है। मूवमेंट सब्जेक्ट है, तो प्लेइंग की जगह क्या आएगा? प्ले आएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस करो, और ये एक यूनिवर्सल बात है, तो इसमें तो टेंस बदल ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा? क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 92 आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। अब पढ़ो जरा इसको आप एक बार। यस सेड टू मी योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू। मैंने पहले भी कहा था आपको, जब भी पैसिव और नरेशन का सॉल्यूशन कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखें आप लोग कि हमें वर्ब समझनी है। क्या समझनी है? वर्ब समझनी है। यस सेड टू मी, यस टोल्ड मी। सेड टू का तो क्या हो गया?
टोल्ड, चलो चारों में टोल्ड है, ठीक है। योर फ्रेंड्स, योर को मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, माई। अब देखो एक बड़ी गजब चीज है, मी माई गलत, बीच में कनेक्टिव नहीं दे रहे हैं, कंजक्शन दैट आना जरूरी है, इसका मतलब आपके दो ऑप्शन यही खत्म हो गए। टोल्ड मी माई गलत बात। अच्छा, योर फ्रेंड्स आर वेटिंग, इसका मतलब इसका वर वेटिंग होगा, माई फ्रेंड्स वर, तो भैया विल वाला वैसे खत्म हो गया। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग गलत, इसको आपको लिखना पड़ेगा ना, टेंस बदल नहीं रहा है। कौन सा ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन बचा है, समझ गए। यस टोल्ड मी दैट माई फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर मी, इज इट क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव पैसिव में दिया गया, आपको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करना पड़ेगा। देखो जरा इसको क्या बनना चाहिए, रीना वाज डेकोरेटिंग द रूम, वाज प्लस आईएनजी आ रहा मतलब बीइंग आएगा, वाज बीइंग आएगा, कितने ऑप्शन में है, नहीं है, गॉट नहीं है, हैड बीन नहीं है, एक ही आंसर बनता है, द रूम वाज बीइंग डेकोरेटेड बाय रीना। आप तो टेंस पकड़ो ना डायरेक्ट, नरेशन में टेंस बदलते हैं, पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब ऐड होती है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, डी आंसर आपका बन गया। अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 94, ये आपका पैराजंबल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, पैराजंबल का क्वेश्चन है। इसको जरा आप एक बार पढ़िएगा कि हमें शुरुआत किससे करनी है। पैटर्न वही है, बहुत इजीली, someone had been smart enough to remove it before I went on the rampage, on the rampage एक फ्रेज आया, पहले इसको समझते हैं बाद में बातें करेंगे बाकी। ऑन द रैम्पेज होता है उत्पात मचाना, कोई धमा चौकड़ी करना, कुछ उठा पटक करना, तोड़ा फोड़ी करना, कोई चीज हटाना या जोड़ना, वही उत्पात ही हो गया मतलब एक तरह से, ठीक है। अब देखो जरा, समवन हैड बीन, देखो वही हमारा फॉर्मूला लागू करना है। एस से वाक्य शुरू कर सकते हैं क्या, सो से वाक्य शुरू नहीं होगा, इसलिए तो क्या, इसलिए हमें पता ही नहीं, कुछ भी नहीं, छोड़ो। आर से वाक्य शुरू नहीं होगा, बट आ रहा है, बट से कभी भी पहला सेंटेंस शुरू नहीं होता है, ये हमने आपको पहले बता दिया है। हाँ भाई, अब या तो पी से शुरू होगा या क्यू से होगा। अब जरा देखते हैं, माई हैंड्स हैड बीन इचिंग टू टीयर डाउन दैट कोलाज फ्रॉम माई बेडरूम वॉल। अब आप देखो पी से अगर शुरू कर रहे हैं तो पी का मतलब समझो आप एक बार, देखो हम कैसे कैसे चीजों को सोल्व कर सकते हैं। Someone had been smart enough to remove it before I went on the rampage. मैं उस उठापटक को करने के लिए गया, उससे पहले कोई उसको उठा चुका था। अब इसमें एक पंगा है, इट कौन है भाई, इट कौन है, इसका मतलब ये पहला सेंटेंस नहीं होगा, पहला सेंटेंस कौन होगा, क्यू होगा, और आपका एक ही आंसर है डी। कौन सा आंसर है, डी, पढ़ लो। माई हैंड्स हैड बीन इचिंग, मेरे हाथों में खुजली हो रही थी, ललायित थे हाथ, किसके लिए, टू टीयर डाउन, फाड़ने के लिए, फाड़ कर फेंकने के लिए। दैट कोलाज, कोलाज होता है फोटोज का एक संगठन, देखो कोलाज अलग वर्ड है, कॉलेज अलग वर्ड है, कोलाज होता है कलेक्शन, कॉलेज आप पढ़ते हो होता है बेडरूम वॉल से हटाने के लिए, ठीक है। सो आई एंटर द रूम इन ए हरी, ये भी एक फ्रेज है, जल्दीबाजी में कमरे में गया, क्योंकि बाद एस, बट आई फाउंड द वॉल बेयर, लेकिन मैंने वॉल को क्या पाया, बेयर, खाली, सुनसान, सुना, ठीक है। Someone had been smart enough to remove it before I went to the rampage. Went on rampage का मतलब समझ गए, उत्पात मचाना, क्लियर, दमा चौकड़ी करने के लिए, मतलब आप उसको फाड़ फूड़ते, कुछ दमा चौकड़ी मचाते, उससे पहले ही खेल खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, वही पैराजंबल है, शुरुआत करिए, किस किस से कर सकते हैं। अभी हम या तो आर से शुरू हो रहा है या क्यू से हो रहा है, तो सीधी बात है क्यू और आर का बनाइए, किसको आएगा, आर से शुरू कर सकते हैं क्या। टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, आसानी से शिकार होने वाले, इजीली अटैक्ट टू सच एडवर्टाइजमेंट्स, यहां सच आया भैया, सच कौन से, हमें जब तक ये पता नहीं चलेगा सच किसकी बात हो रही है तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे, समझ गए। तो सीधी बात है, शुरुआत किससे नहीं होगी, आर से नहीं होगी। अब किससे होगी, इसका मतलब आपका ये आंसर भी गलत और ये आंसर भी गलत, क्यू से होगी। अब पढ़ो जरा क्यू को,
एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। एडवर्टाइजमेंट्स वास्तव में क्या हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर वो ईमानदारी से बनाए जाए, बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं अगर वो किससे बनाए जाए, ईमानदारी से बनाए जाए। ठीक है, तो क्यू से शुरू हो गया। अब क्यू के बाद अगला क्या आएगा देखना है। एक में क्यू आर है, ठीक है। अब ये कह रहा टीनेजर्स आर स्पेशली वनरेबल, मतलब ज्यादा खतरा किनको है, टीनेजर्स को है, आसानी से शिकार हो जाते हैं। अगर अच्छे है तो शिकार वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्यू के बाद आर नहीं आएगा। ठीक है, क्यू के बाद क्या आएगा, पी आएगा। तो पढ़ लो, दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। अगर ईमानदार या अच्छा क्या है एडवर्टाइजमेंट है तो वो आपकी हेल्प कर सकता है क्या करने में, अच्छा प्रोडक्ट डिसाइड करने में। ठीक है, अगला पढ़िए क्या बनेगा, ऐसा आएगा। हाउएवर सम एडवर्टाइजमेंट्स में बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बी। कुछ क्या हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, जैसा कि वो होते करने की कोशिश करते हैं। सीधी बात है, ऐसे आएगा। और ऐसे जो अभी सच किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है। ठीक है ना, तो सीधी बात है, आपका आंसर क्या आएगा, आर। टीनेजर्स उनके लिए वल्नरेबल होते हैं, राइट। आंसर बनेगा क्यूपीएसआर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसी में आपके सामने क्लोज टेस्ट है। क्या है आपके सामने, अब आप 2 मिनट के लिए इसको पढ़ लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा कवर कर रहा हूं किसी भी चीज को। क्लियर है, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, क्या कहना चाह रहा है ये। earthquake is the breaking and displacement of substantial portions of earth's outer rocky crust जानते हो, परतें होती है केंद्र की। earthquake क्या है, ब्रेकिंग टूटना है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह बदल जाना या आपस में टकराने के लिए अव्यवस्थित हो जाना। किनका, कुछ पोर्शंस होते हैं अर्थ की आउटर रोकी लेके, सबस्टेंशियल को होता है साथ साथ जुड़े हुए। ठीक है ना, अब बताओ इसमें कैसा ब्रेकिंग है, कैसा अवरोध है। डेलिब्रेट जानबूझ के किया गया, नहीं। डेलिब्रेट क्या होता है, जानबूझकर। एक्सपेंसिव, पीए है, पीई होता तो महंगा हो जाता है, ये होता है विस्तार होता हुआ। इनोवेटिव जानते हो, नवीनीकरण, नया, न्यू, समथिंग न्यू। एब्रप्ट आएगा अचानक, सहसा, सडनली। तो आंसर क्या आएगा आपका, बनेगा एब्रप्ट। क्या आंसर बनेगा आपका, एब्रप्ट आपका आंसर बनेगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये जो क्लियर ये जो ऑप्शन है, earthquake is the abrupt breaking and displacement of substantial portions of the earth's outer rocky crust during an earthquake। एक earthquake के दौरान rock disturbance can cause river to change their flow। अच्छा, इस earthquake के दौरान क्या होता है कि जो rock का डिस्टर्बेंस है वो एक नदी को मजबूर कर सकता है अपना रास्ता बदलने के लिए। क्या करने के लिए, अपना रास्ता बदलने के लिए। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, अगला पढ़िए, लैंडस्लाइड्स बाय अर्थक्वेक्स। तो हमें अगले उस पर जाना पड़ेगा, लैंडस्लाइड्स बाय अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के द्वारा लैंडस्लाइड्स क्या की जाती है, अभी आपका लाइन क्या है, लैंडस्लाइड्स आर बाय अर्थक्वेक प्रिवेंटेड, रोकी जाती है, नहीं। प्रिवेंट यानी रोकना होता है। ब्लॉक भी रोकना ही होता है। सबड्यू जीतना होता है, विन अधीन करना। ट्रिगर होता है और ज्यादा हवा देना या ज्यादा चीजों को बिगाड़ देना। ट्रिगर होता है ज्यादा चीजों को बिगाड़ देना, ट्रिगर करना। तो आंसर सीधी बात है क्या आएगा, लैंडस्लाइड्स किसकी वजह से होगी, अर्थक्वेक की वजह से होगी, तो वो उसको ज्यादा बिगाड़ेगी। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, ट्रिगर का मतलब क्या होता है, हवा देना, चीजों को रस और ज्यादा खराब कर देना। ठीक है, हम वापस उसी पे आते हैं। तो इसमें आंसर क्या बना, ट्रिगर। यहां पे हमने आंसर क्या ले लिया भाई, ट्रिगर्ड हो गया आपका। अब जरा आप आइए नेक्स्ट पे। बाय अर्थक्वेक कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। जो लैंडस्लाइड्स होती हैं भूकंप की वजह से, वो क्या कर सकती हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, खास, बहुत ज्यादा क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी कर सकती हैं, और लोगों की जिंदगी से भी खेल सकती हैं। सुनामीज आर ए ऑफ डैमेजिंग वेव्स
अब देखिए थर्ड किसकी बात कर रहा है, सुनामीज आर ए अरेस्ट, गिरफ्तार करना नहीं होगा, इंटरप्शन व्यवधान, डिसऑर्डर अव्यवस्था, ठीक है, अव्यवस्था हो जाएगी आपकी इसमें। सक्सेशन क्या होता है, श्रृंखला, बार बार आना। सुनामी का मतलब यहां पे एक बात समझो, सक्सेशन होता है तांता, तुमने सुना होगा तांता लग गया बातों का, क्या लग गया, तांता लग गया, मतलब बार बार किस चीज का होना, रिपीटिशन आप कह सकते हो, दोहराव, ठीक है। तो अब देखो उस लाइन पे आते हैं हम, क्या कहना चाह रहा है ये, आंसर क्या आएगा, सक्सेशन, ए सक्सेशन ऑफ डैमेजिंग वेव्स। अब वो लहरें क्या होती है, अगर समंदर के अंदर अगर सुनामी आ रही है, इसका मतलब बार बार लहरें आएगी, खतरनाक वाली उठेगी वो, तो इसमें आंसर आपका क्या बनेगा भाई, सीधी सी बात है, सक्सेशन बनेगा भाई, ठीक है, ओके। काज्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक्स दैट ऑकर अंडर द ओशियन, वो समझ गए आप, भूकंप के द्वारा होती है और ओशियन के नीचे होती है। अर्थक्वेक्स रेयरली डायरेक्टली किल एनिमल, भूकंप सीधा किसी को नहीं मारता है। मैनी, ऑप्शन आइए भाई, मैनी। अब आप बताइए, ड्यूरेबिलिटी, विश्वसनीयता, कोई मतलब नहीं है, ड्यूरेबिलिटी आता है टिकाऊ चीज के लिए, वाइबिलिटी, वाइबिलिटी होती है वैधता, ठीक है, सर्वाइवल, बचाव, और फैटिलिटीज, मृत्यु, हानि। तो बेटर आंसर आपको या तो बी मिलेगा, सी मिलेगा। तो वापस चलते हैं एक बार वहां पे जहां पे हम लोग पहुंचे थे, ठीक है। इसमें आंसर क्या बनेगा, देखो जरा, मैनी एंड इंजरी, इंजरी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फैटिलिटीज आंसर आएगा। मैनी फैटिलिटीज एंड इंजरीज आर काज्ड बाय फॉलिंग डिब्रिस, डिब्रिस होता है कचरा, एंड द फॉल ऑफ स्ट्रक्चर, अधिकांश जो मौतें होती है, नुकसान होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपके कचरे के गिरने की वजह से, या स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंगों के गिरने की वजह से होता है, ठीक है। लास्ट देखो, द ऑफ एन अर्थक्वेक रिलाइज ऑन हाउ मच, रिलाइज होता है निर्भर होना, तो क्या भाई, एक अर्थक्वेक का क्या किस पर निर्भर होता है, डेप्थ, गहराई, नहीं, डेप्थ होती है गहराई, कॉर्प्स लॉस, डिसिप्लिन अनुशासन, मैग्नीट्यूड ये स्पीड होती है उसकी, मैग्नीट्यूड समझ गए। और हम किससे नापते हैं, मैग्नीट्यूड से नापते हैं, मैग्नीट्यूड होता है उसका उसका पावर कितना है, तो सीधी बात है आपका आंसर क्या आएगा उसमें, मैग्नीट्यूड ही आपका आंसर आएगा। उसको हम पूरा कर लेते हैं, देख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक रिलाइज ऑन हाउ मच एंड हाउ फार रॉक क्रैक्स एंड शिफ्ट्स, कैसे रॉक्स आपस में टकराती है और शिफ्ट होती है, उस पर उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, पेपर का सॉल्यूशन हो गया है। इज इट क्लियर, कोई भी दिक्कत है आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से, ठीक है। अगले संडे को फिर मिलते हैं एक मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।